हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरबी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ और साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, यदि आप निरंतर हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप देखे होंगे कि पिछले क्लास में हमने धारामापी को किस तरह से वोल्टमीटर के रूप में परिवर्तित करते हैं, धारामापी को किस तरह से अमीटर के रूप में परिवर्तित करते हैं और अन्य तथ्यों को भी देखा। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसमें हम देखेंगे कि धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कैसे कार्य करता है। तो ये हम जानते हैं कि यदि किसी धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण लगता है जिसका मान होता है टाउ इजक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। ये धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण है। ये बल युग्म का आघूर्ण धारावाही लूप को एक निश्चित दिशा में जाकर के रोक देता है, या कह लें कि ये बल युग्म का आघूर्ण एक निश्चित दिशा में धारावाही लूप पर नहीं लगता है और धारावाही लूप उसी दिशा में जाकर के रुक जाती है। तो किसी भी धारावाही लूप को यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर भी बल युग्म का आघूर्ण लगेगा और वो धारावाही लूप एक निश्चित दिशा में जाकर के रुकेगी। अब इस धारावाही लूप की तुलना हम चुंबकीय द्विध्रुव से करते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में अगर स्वतंत्रतापूर्वक लटका होता है तो वो एक निश्चित दिशा में जाकर के रुकता है, और धारावाही लूप को भी यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दिया जाए तो वो भी एक निश्चित दिशा में जाकर के रुकती है। इसका आशय यह है कि धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अगर धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है तो उसमें भी एक उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि चुंबकीय द्विध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक लटकता है तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, और धारावाही लूप भी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक लटके तो वो भी उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। तो धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, और जिस प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव में दो ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, उसी प्रकार से धारावाही लूप में भी दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। अब बात आती है कि धारावाही लूप में कौन सा ध्रुव उत्तरी ध्रुव होगा और कौन सा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होगा। तो हम एक लूप को लेकर के आए हैं आपके सामने। ये मान लेते हैं कि ये एक धारावाही लूप है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रही है। तो इस लूप में दो तल होगा, एक तल इस साइड में होगा और दूसरा तल इस साइड में होगा। ठीक, तो दोनों तलों से अगर हम देखें तो इस लूप में अगर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसकी एक दिशा होगी। जिस तल से देखने पर विद्युत धारा की दिशा वामावर्त डायरेक्शन में हो इस तरह से, तो वह तल उत्तरीय ध्रुव होता है। ये एक धारावाही लूप है, इसमें अगर इधर से देखने पर धारा की दिशा इस तरह से वामावर्त दिशा में हो तो ये वाला तल जो होगा वो क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, और इसके अपोजिट वाला तल क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। बिल्कुल इसके विपरीत अगर इस तल से देखने पर इसमें धारा की दिशा दक्षिणावर्त डायरेक्शन में हो जाए इस तरह से, तो ऐसी स्थिति में ये तल दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा और इसके अपोजिट वाला तल उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो ये हम फिगर में एक धारावाही लूप इस तरह से बनाए हुए हैं और इसमें धारा आई चल रही है। तो इस लूप में हम देख रहे हैं धारा की दिशा वामावर्त दिशा में है, तो ऐसी स्थिति में बाहर वाला तल क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, और उसके अपोजिट वाला तल जो होगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा। ये बाहर का तल उत्तरी ध्रुव और अंदर का तल क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। बिल्कुल इसी तरह से अगर इस लूप को देखें तो इसमें धारा की दिशा आप देख रहे हैं दक्षिणावर्त डायरेक्शन में है, और अगर धारा की दिशा दक्षिणावर्त डायरेक्शन में है तो ऊपर वाला तल क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा और नीचे वाला तल क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो
इस तरह से हम किसी धारावाही लूप को एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में देखते हैं और उसमें ध्रुव का निर्धारण उसमें प्रवाहित धारा की दिशा के अनुसार करते हैं। यदि किसी तल से देखने पर धारा की दिशा वामावर्त डायरेक्शन में है तो वो तल उत्तरी ध्रुव होगा और उसके अपोजिट वाला तल क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। इसके विपरीत यदि किसी तल से देखने पर धारा की दिशा दक्षिणावर्त डायरेक्शन में होगी तो वो तल क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा और उसके अपोजिट का तल क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि अगर कोई धारावाही लूप है तो वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। जिस प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, बिल्कुल उसी प्रकार से धारावाही लूप भी यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक लटका दी जाती है तो वो भी उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। यानी धारावाही लूप का एक तल उत्तर की दिशा में और दूसरा तल दक्षिण की दिशा में होता है। तो धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। उसके ध्रुव का निर्धारण हम उसमें प्रवाहित हो रही धारा के दिशा के अनुसार करते हैं। तो इस तरह से हम धारावाही लूप को एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में देखते हैं। अगला एक छोटा सा टॉपिक इसमें है परमाणुवीय धारावाही लूप। क्या? परमाणुवीय धारावाही लूप। जहां तक रही परमाणुवीय धारावाही लूप की बात, तो इसको जानने से पहले हम मेटल में उपस्थित परमाणु के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं, हमको केमिस्ट्री में शुरू से ही बताया जाता है कि प्रत्येक तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो अगर प्रत्येक तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो परमाणु में एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया। और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करते रहते हैं। इस वृत्ताकार पथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं। तो हर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने साथ ऋण आवेश को लिए रहता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश को लेकर इस वृत्ताकार पथ पर गति करता है। कहने का आशय यह है कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऋण आवेश इस वृत्ताकार पथ पर गति करता है। और किसी बिंदु P पर अगर हम स्थिर होकर के देखें तो इलेक्ट्रॉन बार बार ऋण आवेश को इस बिंदु P पर लेकर के आएगा, फिर गुजरेगा। यानी इस बिंदु P से लगातार ऋण आवेश गुजरता रहता है। और आप जानते हैं कि किसी बिंदु से अगर आवेश का प्रवाह होता है, यदि आवेश गुजरता है तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन यदि अपने ऑर्बिट में घूमता है तो अपने साथ आवेश को लेकर के घूमता है और उस ऑर्बिट के किसी बिंदु पर लगातार आवेश गुजरता रहता है। और जब आवेश गुजरता रहता है तो हम कहते हैं कि उस बिंदु पर आवेश का प्रवाह हो रहा है, यानी विद्युत धारा बह रही है। तो इस ऑर्बिट को हम एक धारावाही लूप के रूप में देख रहे हैं। यानी किसी भी एटम, किसी भी परमाणु का ऑर्बिट एक धारावाही लूप की तरह होगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रत्येक बिंदु पर ऋण आवेश का प्रवाह लगातार होता रहता है। और जब ऋण आवेश का प्रवाह होता है तो हम कहते हैं कि धारा बह रही होती है। तो ये कक्ष क्या होगा? धारावाही लूप हो जाएगा। इसी कक्ष को हम क्या कहते हैं? परमाणुवीय लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुवीय लूप कहते हैं। तो ये हो गया हमारा परमाणुवीय लूप। यानी प्रत्येक तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में मूव करते हैं तो अपने साथ आवेश को भी लेकर के चलते हैं। यानी उस वृत्ताकार कक्ष में आवेश का प्रवाह होता रहता है। और जब वृत्ताकार कक्ष में आवेश का प्रवाह होता है तो एक धारा वृत्ताकार पथ पर चलने लगती है। उसी वृत्ताकार धारा के पथ को हम क्या कहते हैं? धारावाही लूप कहते हैं। और चूंकि ये धारावाही लूप परमाणु से संबंधित होती है इसलिए इसको परमाणुवीय लूप कहते हैं। तो ये हमारा हो गया परमाणुवीय लूप। अब इसी परमाणुवीय लूप के आधार पर हम
चुंबकीय द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण और उस पर लग रहे बलयुग्म के आघूर्ण की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर कितना बलयुग्म का आघूर्ण लगता है और कितना उसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण एवं उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। तो एक चीज हम जान गए कि यदि कोई धारावाही लूप है तो वह चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। उसका एक तल उत्तरी ध्रुव और दूसरा तल दक्षिण ध्रुव होता है। इसी के साथ एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर कुंडली है तो उसमें ढेर सारे लूप हैं और ढेर सारे लूप हैं तो उस पर भी एक बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा लगता है। तो अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली है तो कुंडली पर भी बलयुग्म का आघूर्ण लगता है और ये भी एक निश्चित दिशा में रुकती है। तो जैसे धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, बिल्कुल उसी तरह से कुंडली भी चुंबकीय द्विध्रुव का व्यवहार करती है। तो चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में एक तो चुंबकीय द्विध्रुव हुई है और दूसरा धारावाही लूप है और तीसरा धारावाही कुंडली है। तो इसमें भी दो ध्रुव होते हैं N एवं S, इसमें भी दो ध्रुव होंगे N एवं S और इसमें भी दो ध्रुव होंगे N एवं S। तीनों एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं और तीनों में दो ध्रुव होते हैं N एवं S। तो लूप के ध्रुव N एवं S का निर्धारण धारा की दिशा के अनुसार करते हैं और धारावाही कुंडली में भी N और S का निर्धारण धारा की दिशा से करते हैं। कुंडली लेते हैं, कुंडली के जिस सिरे से हम देखते हैं धारा की दिशा वामावर्त होती है वो सिरा उत्तरी ध्रुव और जिस सिरे से देखने पर धारा की दिशा दक्षिणावर्त डायरेक्शन में होती है वो सिरा क्या हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। तो ये तीनों चुंबकीय द्विध्रुव, धारावाही लूप और धारावाही कुंडली तीनों चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है। अब हम एक चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव को लेते हैं। तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र B है जिसकी दिशा को हमने चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से दिखाया है और इसी में एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसको हमने रखा हुआ है। अब चुंबकीय द्विध्रुव किसी मटेरियल का है, किसी तत्व का है, तो उस तत्व में भी ढेर सारे परमाणु होंगे और आप जानते हैं कि हर परमाणु एक धारावाही लूप की भांति व्यवहार करता है। तो एक परमाणु अगर इसको माने तो इसमें एक धारावाही लूप बन गया, ये परमाणु है इसमें भी धारावाही लूप बन गया, ये परमाणु है इसमें भी धारावाही लूप बन गया, ये परमाणु है इसमें भी धारावाही लूप बन गया। तो हर धारावाही लूप का एक अक्ष होगा। जैसे ये हमारा धारावाही लूप है तो धारावाही लूप का अक्ष इस तरह से होता है और इस पर लग रहे बलयुग्म का आघूर्ण इस अक्ष की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है। तो ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है इसमें ढेर सारे इस तरह से धारावाही लूप हैं, परमाणु लूप जिसको कहेंगे, और इस परमाणु लूप में धारा की दिशा इस तरह से चल रही है। तो इसका अक्ष जो होगा इस तरह से होगा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अक्ष के बीच का कोण अगर थीटा हो तो इस परमाणु लूप या फिर कह लें धारावाही लूप पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा वो होगा टाउ इक्वल टू एक लूप के लिए IAB साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, परमाणु लूप के अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण है। और ये क्या है, हर धारावाही लूप के तल का क्षेत्रफल होता है। तो ये धारावाही लूप अगर ले तो ये जो इतना क्षेत्रफल होगा उसी को हम क्या कहते हैं, A कहते हैं। तो इस चुंबकीय द्विध्रुव में ढेर सारे परमाणु हैं और हर परमाणु एक परमाणु लूप बनाता है जिसको हम धारावाही लूप भी कह सकते हैं। तो एक धारावाही लूप पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू I इंटू A इंटू B इंटू साइन थीटा होगा। हम थीटा के विषय में चर्चा कर लिए कि थीटा परमाणु लूप या धारावाही लूप के अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण है, I परमाणु लूप में धारा है, A परमाणु लूप के तल का क्षेत्रफल है। अब इसी टार्क के कारण, इसी बलयुग्म के आघूर्ण के कारण
हर परमाणु चुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित दिशा में जाकर के रुक जाती है, क्योंकि एक निश्चित दिशा में इस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे अगर धारावाही लूप के अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण थीटा का मान क्या हो, 0 हो। यदि थीटा का मान 0 हो तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब टाउ का मान 0 हो जाएगा तो वहां पर किसी प्रकार के बलयुग्म का आघूर्ण नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में परमाणुवीय लूप उसी दिशा में जाकर के रुक जाएगा। उससे अलग किसी दिशा में करेंगे तो उस पर बलयुग्म का आघूर्ण लगने लगेगा, वो फिर आकर के एक निश्चित दिशा में रुकेगा। तो अगर इस चुंबकीय द्विध्रुव में n परमाणु हो तो n धारावाही लूप बनेगा, n परमाणुवीय लूप बनेगा। तो एक परमाणुवीय लूप पर इतना बलयुग्म का आघूर्ण लग रहा है तो n परमाणुवीय लूप पर कितना लग जाएगा, इसमें n से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, यदि चुंबकीय द्विध्रुव में n परमाणु हो तो उसमें n परमाणुवीय लूप बनेंगे। परमाणुवीय लूप जिसको आप धारावाही लूप कह सकते हैं, धारावाही लूप बनेंगे। ऐसी स्थिति में सभी लूपों पर टाउ इक्वल टू IAB साइन थीटा के बराबर बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा। अतः सभी परमाणुवीय लूपों पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का परिणामी, मतलब अगर एक परमाणुवीय लूप पर IAB साइन थीटा बलयुग्म का आघूर्ण लग रहा है और उसमें n परमाणुवीय लूप है तो परिणामी क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू NIAB, एक पर IAB तो n पर NIAB साइन थीटा होगा। अब इतना बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा और यही बलयुग्म का आघूर्ण पूरे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगेगा। क्या होगा, यही आघूर्ण पूरे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगता है। यानी ये चुंबकीय द्विध्रुव है, इसमें n परमाणुवीय लूप है और हर परमाणुवीय लूप के लिए अगर धारा का मान I माने और हर लूप के तल का क्षेत्रफल A माने और चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ ये चुंबकीय द्विध्रुव उसके दिशा से थीटा अंश के कोण पर हो, तो ऐसी स्थिति में इस चुंबकीय द्विध्रुव पर NIAB साइन थीटा बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा। और इसको अगर हम टाउ माने तो टाउ इक्वल टू लिखेंगे NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। अब अगर हम इसकी तुलना विद्युत द्विध्रुव से करें तो विद्युत द्विध्रुव पर जो विद्युतीय बलयुग्म का आघूर्ण लगता है उसका मान होता है टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे कि यदि इस बलयुग्म के आघूर्ण की तुलना विद्युत द्विध्रुव पर लग रहे विद्युत बलयुग्म के आघूर्ण से करें तो वहां पर होता है टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा और यहां पर है टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ B है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E है और दोनों के लिए एंगल थीटा ही है। तो E की तुलना B से करेंगे और P की तुलना NIA से करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः P संकेत करता है NIA की तरफ। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए P द्विध्रुव आघूर्ण होता है और चुंबकीय द्विध्रुव कहें या फिर धारावाही कुंडली कहें, सब के लिए NIA क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। हम तुलना कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण PE साइन थीटा, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण NIAB साइन थीटा। दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है और ये साइन थीटा दोनों के लिए कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ P है विद्युत क्षेत्र में वहाँ NIA होगा चुंबकीय क्षेत्र में, और इसी NIA को हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे और P को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसको हम क्या लिखते हैं, M लिखते हैं। ठीक।
अब यहाँ से अगर चुंबकीय द्विध्रुव पर लग रहे बलयुग्म के आघूर्ण की बात करें तो टाउ इक्वल टू लिखेंगे NI, ए की जगह M और फिर लिखेंगे B और लिखेंगे साइन थीटा। यही M क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण है। अब अगर टाउ का मान मैक्सिमम जानना चाहें तो थीटा का मान क्या करना पड़ेगा? 90 करना पड़ेगा। यानी यदि चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, या कह लें परमाणुवीय लूप या धारावाही लूप या धारावाही कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। अब हम चुंबकीय द्विध्रुव पर लग रहे बलयुग्म का आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव पर लग रहे बलयुग्म के आघूर्ण से तुलना करके हम यहाँ पर निकाल लिए कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम यम कह रहे हैं, M का मान NIA होता है, और उसी NIA की जगह यम रख करके हम चुंबकीय द्विध्रुव पर लग रहे बलयुग्म के आघूर्ण को लिख रहे हैं टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा। यदि धारावाही कुंडली आब्लिक धारावाही लूप आब्लिक चुंबकीय द्विध्रुव का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत हो, तो टाउ क्या हो जाएगा? अगर यहां 90 रखेंगे तो टाउ का मान मैक्सिमम होगा। तो क्या लिखेंगे? तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू MB, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू MB। अच्छा, एक बात और बता रहे हैं हम कि धारावाही लूप का अक्ष क्या होता है? धारावाही लूप के तल पर खींचा गया लंब होता है। तो इसके पहले के क्लासेस में हमने हमेशा अक्ष को कह रहे थे धारावाही लूप के तल पर खींचा गया लंब। तो हम धारावाही लूप का अक्ष कहें या धारावाही लूप के तल पर खींचा गया लंब कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ से हो गया टाउ मैक्सिमम इक्वल टू M इंटू बी, और यहाँ से M चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण M बराबर क्या हो जाएगा? टाउ मैक्सिमम बटा B। अब यहीं से एक परिभाषा बन के आती है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव धारावाही कुंडली धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस पर लगने वाले अधिकतम बलयुग्म के आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र B के अनुपात के बराबर होता है। या कह लें कि एकांक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण किसके बराबर होता है? चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि एकांक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव आब्लिक धारावाही लूप आब्लिक धारावाही कुंडली पर लगने वाला अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आघूर्ण कहलाता है। तो इस तरह से हमने किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लग रहे चुंबकीय बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा को देखा, और इसी के सहारे हमने टाउ मैक्सिमम इक्वल टू MB को निकाला, और इसके सहारे हमने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा को दिया। तो इस तरह से हमने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को देखा, धारावाही लूप किस तरह से चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है उसको देखा, और विद्युत द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव के बीच कंपैरिजन करके तुलना करके हमने M इक्वल टू NIA को निकाला। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।